क्योंकि आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन आंसर सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं, बट याद रखना आंसर राइटिंग इज अ मेजर नहीं और द एंटायर पार्ट ऑफ योर एसएसटी पेपर। स्टेट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। प्रार्थना करो क्या आपको भी ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आए, बिल्कुल आसान, बिल्कुल किताब से। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड आज हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सेशन फॉर द चैप्टर फेडरलिज्म, जहां पर हम इसके 15 to 20 PYQs उठाएंगे एंड वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग देम। ऐसे सेशंस को अटेंड करना बड़ा जरूरी है क्योंकि आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन आंसर सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं, बट याद रखना आंसर राइटिंग इज अ मेजर नहीं और द एंटायर पार्ट ऑफ योर एसएसटी पेपर। बहुत बच्चे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पर आंसर राइटिंग की बात आती है तो चुक जाते हैं। तो आज के सेशन में मैं चाहती हूँ कि व्हाइल वी आर डूइंग क्वेश्चंस आप लोग आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखते रहो, कीवर्ड्स लिखते रहो टू नो अगर आपको जो याद है वो सही है या नहीं। जितना आप कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे उतने जो है आपके क्लास 10 में अच्छे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे। यू गाइज ऑलरेडी नो मी, मैं सुरभि गुप्ता हूँ। आई टेक क्लास 9th और 10th का एसएसटी ऑन दिस चैनल। ये क्लास 10 का नया चैनल है, तो आपने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दो। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एज वेल, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस चैनल पे आने वाली है। वन शॉट वीडियोस हो जाए, 20 मिनट वीडियोस हो जाए, मोटिवेशन वीडियोस हो जाए, क्लास 10 की सारी वीडियोस आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। अगर आप अपने कोई भी सीनियर से पूछो तो मोस्ट ऑफ देम वे मस्ट हैव स्टडीड विद मी ओनली, और वो बोलेंगे आपको कि जैसा मैंने बोला था वैसा ही पेपर बोर्ड एग्जाम्स में आया था। जैसे क्वेश्चंस मैंने 100 क्वेश्चंस कराए थे बोर्ड एग्जाम्स के टाइम, उन्हीं में से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इफ यू फॉलो मी आई प्रॉमिस यू कि आप रिग्रेट नहीं करोगे उस चीज को। 9th और 10th एसएसटी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। वाह, खुश रहोगे तो सक्सीड करोगे। लेट्स स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, है ना। पहला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो मैंने एक बहुत इजी तरीका समझाया था इसको याद करने के लिए, SBI, है ना। ऑल्दो आपको पता ही है होल्डिंग टुगेदर यहाँ पर इंडिया है, बट स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया, ठीक है। और दूसरा वाला जो फेडरेशन होता है कमिंग टुगेदर, इसको आप यूएसए से कंपेयर कर सकते हो, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो उसमें नहीं होते। डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस, ऐसा भी नहीं है। ईच ईयर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जूरिस्डिक्शन, ये भी नहीं है। The सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर सबऑर्डिनेट है भी तो दे आर, अगर आपके स्टेट्स है भी, प्रोविंसेस है भी, तो दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? बैंकिंग, बिजनेस, करेंसी या कम्युनिकेशन। देखो बैंकिंग तो पक्का यूनियन गवर्नमेंट में है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है कि भाई बैंकिंग क्या होना चाहिए, करेंसी क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड से मैं कहूंगी बिजनेस होगा इसका आंसर। सही बोल रही हूँ ना, कमेंट में बता देना गलत बोल रही हूँ अगर। ऑलराइट, डिफेंस, एज आई टोल्ड यू, डिफेंस इज यूनियन लिस्ट, तो 1:2 से ही हम लोग डी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, बट चलो और भी ऑप्शंस कर लेते हैं। पुलिस इज स्टेट लिस्ट, 2:3। मैरिज जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेसिडुअरी लिस्ट है, ठीक है। वाह, एक और क्वेश्चन PYQ, ये बहुत सारे इसीलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये पक्का एग्जाम में आता ही आता है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के। एडॉप्शन, एडॉप्शन मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग यूनियन लिस्ट, तो 2:2 एक ही जगह है, तो आंसर C है, ये तो पता चल गया। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ा नया सब्जेक्ट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था IT नाम का कुछ नहीं था, तो 4:4, है ना। तो यही होगा 1 2 3 4। नहीं सॉरी, हाँ ऑप्शन C, गलत कर दिया मैंने, ऑप्शन C। ऑलराइट, अब हम आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर आपको टेबल बनानी है, याद रखना, टेबल नहीं बनाओगे तो ये पूरा जो मैं कर रही हूँ ये वेस्ट है। आप कितना भी सेंटेंसेस लिख लो, कम मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू अ स्टूडेंट जो टेबल बनाता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, तभी तो CD बनेगी, है ना। यहाँ पर जरूरी नहीं है सेंट्रल अथॉरिटी ही होती है,
यहाँ पर जो प्रोविंसेस होते हैं, आप लिख सकते हो जो स्टेट्स होते हैं, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर अगर सबऑर्डिनेट अगर आपके स्टेट यूनिट्स एग्जिस्ट भी करते हैं तो दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ओनली द सेंट्रल अथॉरिटी हैज ऑल द पावर एंड द सबऑर्डिनेट यूनिट्स के पास कोई पावर नहीं होती। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अगला, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट हैव मेड फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया सो अट्रैक्टिव। अब ये वाले क्वेश्चन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आंसर क्या लिखना है। भाई इंडिया में फेडरलिज्म अट्रैक्टिव क्यों है? हम क्यों बोलते हैं इंडिया में फेडरलिज्म जो है सक्सेसफुल है? क्योंकि हमारे यहाँ लैंग्वेज पॉलिसी ऐसी है जहाँ पर कोई भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। वी हैव 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन सारे लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट ऑफिसेज और गवर्नमेंट मैटर्स जो है डिस्कस होते हैं। इंग्लिश इज यूज्ड, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि इंडिया में ये अट्रैक्टिव इसीलिए है। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि हमारे यहाँ जो फेडरल स्ट्रक्चर है इट इज़ नॉट जस्ट एट 2 levels बट ऑल्सो एट द विलेज लेवल, है ना। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है बाय द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट क्या बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, कि किस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया। स्टेट्स हैव एज मच पावर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर भी हम यूनाइटेड है ना। डिफाइन जूरिसडिक्शन, कि हमारे यहाँ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, दैट मेक्स फेडरलिज्म मोर स्ट्रॉन्ग। तो आप इसमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। अगला, अंडर विच फेडरेशन इज इंडिया क्लासिफाइड? मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ सच फेडरेशन। तो इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का है। होल्डिंग टुगेदर के वो बताओ, होल्डिंग टुगेदर का सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना कि अलग अलग जब एक बिग पॉलिटिकल यूनिट डिसाइड करता है टू शेयर पावर विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स या फिर टू शेयर पावर विद द सब यूनिट्स, उसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन करते हैं। इसलिए करता है टू मेंटेन यूनिटी वाइल रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, इसलिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है दैन द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है इसमें इक्वल पावर नहीं होती, मतलब हर एक सब यूनिट इक्वल नहीं होते, है ना। कुछ यूनियन टेरिटरीज है जैसे लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, जो दैट इज रूल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जिनका यूनिक कल्चर और एथनिसिटी होने की वजह से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर आर्टिकल 370। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, चलो अगला, Why was the need for decentralization recognized in the Indian Constitution? Explain। 2024 में ये क्वेश्चन आया था कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि पहला ये रियलाइज़ किया गया कि बहुत सारे लोकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में लोकल पीपल नो बेस्ट, है ना। लोकल पीपल को उनके बारे में बेस्ट पता होगा, दे विल हैव द मोस्ट नॉलेज अबाउट इट। दूसरा है कि सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज होने के अलावा उनको पता होगा हाउ टू यूज़ रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जैसे आज क्या है कि ऊपर वाले लोग सोचेंगे यार पानी के लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं, बट जो ज़मीन पे उसको पता है कि भाई पानी तो हम लोग निकाल लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, एजुकेशन में पैसा डालना है, तो दे विल नो द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ स्पेंडिंग दैट मनी। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द स्टेट टू द लोकल गवर्नमेंट। इसे इंश्योर किया जाता है। पहला, एक्चुअली ये वाले आंसर्स इतने अच्छे हैं नहीं बट कोई बात नहीं, है ना। तो नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए फील की गई क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। एंड फाइनली टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, है ना, टू एंश्योर कि लोकल लेवल पे भी डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग लोगों के हाथ में हो। तो इस तरीके से आपको बेसिक पॉइंट्स अपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। अगला, फेडरलिज्म। अच्छा देखो बच्चों, ऐसे आंसर्स जो है ऑब्वियसली इंटरनेट से उठाया गया कंटेंट टीम का आंसर है, बट ऐसे आंसर्स कभी एग्जाम में लिखोगे लिख ही नहीं पाओगे। पहली बात तो हम इतना रट नहीं सकते, है ना। तो आप लॉजिक समझो तो आपको आंसर हो जाएगा आपसे। ठीक है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। सपोर्ट द स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंडिया। आप कहोगे कि हाँ इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है क्योंकि हमारे यहाँ भी मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है जो अपना अपना जूरिसडिक्शन एंजॉय करते हैं। इंडिया के मामले में आप लिख भी सकते हो कि हमारे यहाँ स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। स्टेट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स है जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर।
और कॉन्करेंट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स है जिसमें बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करता है ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट वगैरह, राइट। तो आप वो जूरिसडिक्शन का लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो कि इंडिया में अगर कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट तो जुडिशरी जो है पप्पा होता है, जुडिशरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करता है। इंडिया में फेडरलिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करने के लिए यू वुड रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम द लोकसभा, 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम द राज्यसभा, प्लस मोर देन हाफ द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया शुड रैटिफाई, तभी आप फेडरलिज्म के फीचर्स को बदल सकते हो। दैट शोज दैट इंडिया में फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है हमारे यहाँ क्लियरली स्पेसिफाइड है फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो रेवेन्यू या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई है, ठीक है। ऑलराइट, छठा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1992 टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल। अगेन 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप क्या कहोगे? पहला जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया गया टू एंश्योर कि इलेक्शंस जो है फ्री और फेयर तरीके से जो है पंचायत के रखे गए। दूसरा, मैंडेट किया गया कि इलेक्शंस रेगुलरली रखे जाएंगे एवरी 5 ईयर्स, ऐसा नहीं कि बस एक बार कर लिया तो हो गया। तीसरा, एससी और एसटी के लिए सीट्स रिजर्व की गई। और चौथा, वुमेन वर ऑल्सो गिवन रिजर्वेशन, 1/3 सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन। ये चारों पॉइंट्स आपको लिखने हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, 5 ईयर्स में आपका रेगुलर इलेक्शंस होगा, एससी एसटी और अच्छा 5th पॉइंट, सॉरी, रेवेन्यू ऑटोनॉमी या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर की गई कि उनको जो है अपना रेवेन्यू और फाइनेंस मिले, क्योंकि पैसा बोलता है, पैसा नहीं होगा तो भाई आप हमेशा डिपेंडेंट ही रहोगे, आप कभी पावरफुल नहीं बन पाओगे। अगला क्वेश्चन, हाउ हैज द पंचायती राज स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, एक्सप्रेस योर व्यूज। तो आप बोल सकते हो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पहला ग्राम सभा होता है ना, हु इलेक्ट द पंचायत, जो ग्राम पंचायत होता है, और ग्राम सभा की रेगुलर मीटिंग्स होती है with the ग्राम पंचायत, so decision making is at the root level. This has strengthened democracy at the root level. दूसरा आप लिख सकते हो कि विमेन जो है, औरतों को 1/3 सीट्स जो है रिजर्व की गई है पंचायत में, जिसके वजह से वुमेन एम्पावरमेंट भी हुआ है, वुमेन अब डिसीजन मेकिंग बॉडीज में आ गई है। तीसरा आप बोल सकते हो कि एससी और एसटी का भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होने के वजह से सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है ना, वी सी मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस हैज स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी। एम्पावरमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, ये तो टर्म्स है, बाकी आप अपने मर्जी से अपने भाषा में लिख सकते हो आंसर, कीवर्ड्स है ये तो। How is sharing of power between union and state government basic to the structure of the Indian Constitution? क्यों बोला जाता है? यहाँ पर आप ये लिखोगे क्योंकि हमारे यहाँ 2/3 it is very difficult to change the structures of federalism in India. It requires 2/3 majority in the Rajya Sabha, 2/3 majority in the Lok Sabha, plus more than half the number of states, Indian states को उसको ratify करना होगा, तभी हम federal structure को बदल सकते हैं। It will require a constitutional amendment. Plus judiciary भी जो है oversee करता है any constitutional amendment to see that it doesn't goes against the spirit of the constitution. 9th question, अच्छा ये case based question है, language diversity of India 2023 में आया था। How many languages do we have in India? The answer depends on how one counts it. लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो 2011 में था 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस है ना, ऊपर से डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस है। वैसे तो देखा जाए तो भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी सबको हिंदी के अंदर ही ग्रुप किया जाता है। ग्रुपिंग करने के बाद भी हमारे यहाँ 121 मेजर लैंग्वेजेस है, जिसमें से 22 लैंग्वेजेस जो है 8th स्केड्यूल में डाली गई है, बाकी लैंग्वेज को इसको नॉन स्केड्यूल्ड बोला जाता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब ये कहीं भी नहीं है केस में, आपको जनरल लिखना है कि हमारे यहाँ जो है इतने लैंग्वेजेस है, दैट शोर्स दैट वी आर अ कंट्री ऑफ डाइवर्स एथनिसिटी एंड लैंग्वेज एंड कल्चर, ऐसे ही लिख लो। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केड्यूल्ड एंड नॉन स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। जो 8th स्केड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है वो स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, बाकी नॉन स्केड्यूल्ड है। जिसमें स्केड्यूल लैंग्वेजेस में वो लैंग्वेजेस, उन लैंग्वेजेस में आप ऑफिशियल मैटर्स भी कर सकते हो और आप एग्जाम भी दे सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है।
The fusion of languages has united the country into one cultural entity. Explain the statement with example. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हाँ, डाइवर्स लैंग्वेजेस और कल्चर इंडिया में जो है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट किया गया है, इट हैज ओनली यूनाइटेड द कंट्री मोर एंड रिस्पेक्टेड रीजनल डाइवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में क्योंकि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया गया है, हमारे यहाँ पीस है एज कम्पेयर टू श्रीलंका, जहाँ सिन्हालीज का डोमिनेंस हुआ था, एंड दैट इज वाई इट हैज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट. तो एग्जाम्पल हो गया ये. ठीक है, अब आपको एक और केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी 2023 में आया था. अब ये पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आपका सीधा किताब से उठाया गया है. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी. डायरेक्टली केस से निकाला गया है. देखो, when power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. प्रार्थना करो क्या आपको भी ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आए, बिल्कुल आसान, बिल्कुल किताब से. Explain the importance of local self-government in democracy. यहाँ लिखा हुआ है, local self-government is the best way to realize one important principle of democracy, namely self-government. है ना. दूसरा, local level it is possible for people to directly participate in decision making. उससे democratic participation की habit होती है. Describe any 2 steps taken by the government for decentralization. तो यहाँ देखते हैं. पहला, पंचायत इन विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल स्टेट्स. है ना. चलो एक यहाँ हो गया, है ना, ये पॉइंट हो गया. सॉरी, दूसरा आप ले सकते हो कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ लोगों का इंश्योर किया गया है. तो आंसर सब केस में ही है. ऐसा केस क्वेश्चन मिल जाए तो पूरे 4 मार्क्स जेब में होते हैं. है ना. तो गाइस आज के सेशन में इतना ही. बाकी हमारे ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जो भी हमारे सेशंस होते हैं उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल. नहीं तो मेरा भी एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सोशल स्टडीज विद सुरभि. आप उसको भी फॉलो कर सकते हो. वहां पर मैं एसएसटी के ही नोट्स डालती हूँ. मेरा इंस्टाग्राम भी है surabhi_nerd_alert, वेर यू कैन टॉक टू मी पर्सनली, क्वेश्चंस पूछ सकते हो वगैरह वगैरह. सो आज के लिए इतना ही बच्चों. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा. 1 शॉट वीडियोस, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो सब कुछ चैनल पे आ रही है. यू डू नॉट वांट टू मिस दिस. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, टू द न्यू वेदांतु 9th and 10th. दैट इज इट. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. बाय बाय.